ईट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं फिर से आईपीओ रिव्यू में एक और नए आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ थोड़ा सा अलग है। आपको लगातार आपको देखने को मिल रही है कि कंपनियां जैसे आईपीओ आ रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के, केमिकल कंपनीज के और कई डिजिटल कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। बट ये कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट है। इनका काम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेन इसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। और ये काम करते हैं डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी, जो कि आपको मैं समझाऊं तो एक सिंपल टर्म्स में कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे कार्स और इनके जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उनकी जो इंजीनियरिंग होती है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने की जो कैसे कलाकारी है वो ये कंपनी काम करती है। तो आज रिव्यू करेंगे बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हुए हम जाएंगे कंपनी के एडवांस रिसर्च में, जिसमें हम बताएंगे कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, कितनी कंपनी यूज़ कर रही है, एबिडा मार्जिन क्या है, पी वैल्यूएशन और एवरीथिंग अबाउट द आईपीओ। तो वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शुरुआत करते हैं आपके साथ फिर से एक और नए आईपीओ की। तो शुरुआत करेंगे, इसमें 3 बिजनेस सेगमेंट कंपनी में के हैं जिसमें जिनका नाम है पावर ट्रेन, फिर है पावर ट्रेन एंड अदर प्रोडक्ट, दूसरा है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट और तीसरा है कंपनी का इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो 3 टोटल प्रोडक्ट हो गए जिसमें है पावर ट्रेन, दूसरा एल्यूमिनियम और तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बेसिक बेसिक ओवरव्यू है जिसमें जिसमें कंपनी काम करती है। क्राफ्ट्समैन इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन्वॉल्व इन द machining of cylinder blocks and cylinder heads in the intermediate medium heavy commercial vehicle and segment as well as in the construction equipment industry in India। काफ़ी बड़ी बड़ी लैंग्वेज थी तो मैंने इसलिए इसको पूरा लाइन टू लाइन पढ़ दिया। इसमें क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं इस तरीके के जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर जो ब्लॉक्स होते हैं उनको बनाने की और उनके जो इंटरमीडिएट पार्ट्स और जो भी उनके हेवी कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनमें आप कह सकते हैं ना कि उनके जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सारी कंपनी काम करती है। इसमें कंपनी सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया का। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है जिसमें, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल ये वाला जो आप कह सकते हैं ना, ये वाली जो इक्विपमेंट है वो लगभग हर तरीके की मशीन में काम आती ही आती है। आपको एक राउंड शेप हर कंपनी हर मशीन में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप सिलाई मशीन ही क्यों ना ले ले। तो ये काम करते हैं मेनली हेवी इंडस्ट्रीज पे, जो कि आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो हेवी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ट्रक और इन सब के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ होती है वो ये बनाते हैं। और इनका जो मेन आपको मैं बता दूं, द कंपनी इज अमंग द टॉप 3 to 4 कंपोनेंट्स प्लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू मशीनिंग ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। अगर हम बात करें ट्रैक्टर जो सेगमेंट है, ट्रैक्टर सेगमेंट में ये जो 3-4 प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं जिसमें टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर में आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आप टॉप पे होते हैं तो आपको एक बेनिफिट होता है कि आपके पास इतना बड़ा मार्केट होता है और ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा फोकस कंपनी का है जिसके कारण कंपनी यहाँ तक पहुँची है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपनी 12 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फैसिलिटी है, तो छोटा मोटा काम नहीं है, वो काफ़ी बढ़िया काम है। 1.5 आप कह सकते हैं स्क्वायर फीट का, मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया कंपनी के पास है। 7 सिटी में कंपनी काम करती है। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है। क्राफ्टमैन अगर हम बात करें, पूरी वैल्यू चेन है इनके पास प्रेजेंट अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन इन द ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट सेगमेंट। अगर हम एक तो इनका है पावर ट्रेन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल। तो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट की बात करें तो इनके पास पूरा सप्लाई चेन है वो होना काफ़ी ज़रूरी है, तो वो इनके पास पूरा का पूरा है। तो डाइवर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉल्यूशंस भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस भी बनाते हैं जिसमें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लॉन्ग स्टैंडिंग है कंपनी की। डोमेस्टिक मार्केट हो, इंटरनेशनल कस्टमर हो, हर तरीके के सेगमेंट में कंपनी के पास कस्टमर्स भी हैं। और साथ ही साथ कंपनी ऑपरेट भी अच्छे खासी करती है क्योंकि कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, इन हाउस इंजीनियरिंग भी करते हैं, डिज़ाइन कैपेबिलिटी भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन हो, लॉन्ग स्टैंडिंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें जो तीसरा कंपनी का सेगमेंट है, उसमें कंपनी के पास डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें अगर हम 2 सब सेगमेंट की बात करें तो एक पहला है स्टोरेज सॉल्यूशंस, दूसरा है हाई एंड प्रिसीजन प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, स्टोरेज सॉल्यूशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप स्टोरेज करने के लिए जो जब बड़ी चीज़ें होती है तो एक ऑटोमेटेड स्टोरेज और कन्वेंशनल फैसिलिटी बनाना, एक ऑटोमेटिक चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे आज आप रिलायंस की बात करोगे तो रिलायंस के पास जो इतना पेट्रोल है तो उनमें क्या होता है कि आपको एक स्टोरेज के लिए आपको एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि चाहे चीज़ें बाहर भी नहीं जाए और साथ ही साथ उसको पूरी तरीके से ऑटोमेट किया जा सके,
कंपनी के कंप्यूटर्स से और इन सब चीज़ों से। इसी के अलावा हाई एंड प्रिसीशन में भी कंपनी का काफ़ी बेहतरीन काम है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट की ले लो, चाहे पावर ट्रांसमिशन की ले लो, चाहे हाई एंड प्रिसीशन प्रोडक्ट की ले लो, क्योंकि हाई एंड प्रिसीशन मतलब होता है कि माइन्यूट डिटेल से माइन्यूट डिटेल भी के भी ऊपर भी फोकस करना। जैसे कि आज मोबाइल आप देखते हैं तो सब एक तरीके के होते हैं, तो उनका जो प्रिसीशन होता है, मतलब कि उनकी जो आप कह सकते हैं ना कि हर चीज़ सिमिलर होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगी, क्वालिटी 100%। आपने बताया वैसी वैसी, मतलब 99 बोला तो 99, तो वो चीज़ें हैं, वो ये कंपनी काम करती है। एक आप कह सकते हैं ना, अगर कार में, अगर एक कार में अलग और एक कार में अलग चीज़ होगी तो कार सिमिलर कैसे होगी, वैसी तरीके से ये है, हाई एंड प्रिसीजन होना चाहिए हर चीज़ में, ताकि चीज़ें सिमिलर और स्टैंडर्डाइज हो सके। उसी पे कंपनी का फोकस रहता है और उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा काम है। इसके अलावा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में भी कंपनी डोमेस्टिक और ग्लोबली काफ़ी काम करती है, जिसमें उनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है। कह सकते हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चर अक्रॉस 3 बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। पहला है ऑटोमोटिव, जिसमें आती है पावर ट्रेन एंड अदर सेगमेंट इज द की कस्टमर्स इंक्लूड डाइमलर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेफे मोटर्स, ट्रैक्टर्स, स्कोट्स, अशोक लेलैंड। तो आप कह सकते हैं इंडिया की जो जितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन सभी के साथ कंपनी का टाई अप है। और आने वाले समय में आप देख लें, जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो ग्रो होगा, ये कंपनी भी ग्रो होगी। अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो मदरसन सुमी करके कंपनी है, वो भी इसी तरीके का काम करती है, जो भी OEM में फोकस करती है। इनका मेन काम OEM नहीं है, बट इनका एक एडिशनल काम है जिसपे भी अच्छा खासा फोकस है, क्योंकि OEM एक ग्रोइंग सेगमेंट है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे हम बोल रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी और इन सब चीज़ें, तो उसके कारण जितना इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पड़ेगा उतना ही OEM इंडस्ट्री को भी पड़ेगा, और उस पर हमेशा से अच्छा खासा फोकस रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़े ना बढ़े, बट OEM इंडस्ट्री बढ़ती है, क्योंकि लोग सर्विस तो कराएंगे ही कराएंगे ना, वो ही चीज़ है। तो इनके पास आप कह सकते हैं TVS मोटर्स, रॉयल इनफील्ड, ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में इनके पास आते हैं डाइमलर, वापस रॉयल इनफील्ड, परकिंस, इतने बढ़िया बढ़िया आप कह सकते हैं इनके कंपनी के क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग सेगमेंट में, इनके पास सीमेंस, मित्सुबिशी, हेवी इंडस्ट्रीज करके, तो सारे क्लाइंट्स आप देख सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े क्लाइंट्स में से आते हैं। और क्रिसिल की रिपोर्ट की माने तो मार्केट साइजिंग की बात करें तो स्टोरेज सॉल्यूशन इंडस्ट्री की एस्टिमेशन है 2200 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल ईयर 20 तक, और इंडस्ट्री यहाँ पे 15 से 16% का अच्छा खासा CAGR लेके चलती है। 16 से 20 तक की बात करें तो 3600 करोड़ रुपए तक की हो जाएगी इंडस्ट्री, और फाइनेंशियल ईयर 24 में करीबन फ्रॉम 2100 से 3600 करोड़ तक की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी आने वाले समय में होने वाली है। तो द स्टोरेज सॉल्यूशन बिजनेस हैज ग्रोन CAGR ऑफ 204.2%। तो स्टोरेज सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 200% से यहाँ पे ग्रो करने वाली है, उसका CAGR इतना भारी है। तो कंपनी का जो फ्यूचर हम कह सकते हैं ना, फ्यूचर आउटलुक, तो ये फ्यूचर आउटलुक है कि क्रिसिल की रिपोर्ट भी बता रही है, और यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे पोटेंशियल कंपनी में दिखता है, क्योंकि इंडिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो बनता ही है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी की लेवरेज, company to intend leverage their strong product development, designing, engineering, manufacturing capability, market share in storage solution business। तो ये भी इनका भी अच्छा खासा फोकस रहने वाला है इस तरीके के सेगमेंट में। अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें तो बेसिक डिटेल्स में आ जाते हैं। 15 मार्च को ओपन होने वाला है, इसके साथ ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक का भी ओपन होने वाला है, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन में मिली जाएगी, तो आप उसे भी जरूर जाके देखें, क्योंकि उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कवर किया है, जो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, जो आपको न तो ट्विटर में मिलेगा, न ही आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। तो ज़रूरी से उस वीडियो को ज़रूर देखें, मेरा आपका रिकमेंडेशन रहेगा। आप चाहे लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, पर वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा एंड तक देखें और अच्छे से समझें। जिस तरह से हमने ये ऑटो इंडस्ट्री को समझाया है, उसी तरह वहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री को समझाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में हेल्प करेगी। IPO को एनालाइज कैसे करते हैं, 1488 टू 1490, मतलब करीबन आप कह सकते हैं 1488 टू 1490, मतलब कि करीबन आपको यहाँ पर प्राइस बैंड मिल जाता है 1500 रुपये के लमसम का, मतलब 1488 टू 1490। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि करीबन कंपनी के जो ऑफर फॉर सेल है वो यहाँ पे 677 करोड़ से निकल के आता है, और न्यू इशू और फ्रेश इशू की बात करें तो 150 करोड़ का फ्रेश इशू निकल के आता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 822 से 823 करोड़ के लमसम का यहाँ पे IPO है। ₹5 की फेस वैल्यू, 100% बुक बिल्डिंग है। NSE BSE पे कंपनी दोनों पे लिस्ट होने वाली है। QIB का यहाँ पे शेयर रखा गया है। एक्स एंकर बात करें 20%, एंकर इन्वेस्टर 30%, और HNI कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे करीबन 15% का यहाँ पर हिस्सा है, और हमारे जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर केवल 35% में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। डाइल्यूशन की बात करें 26% यहाँ पर डाइल्यूशन होने वाला है, जिसमें से 4.86 फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर
कंसीडर करनी पड़ेगी बेसिक डिटेल्स के मामले में। और अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इशू, तो ऑब्जेक्टिव है इस इशू का कि ऑफर फॉर सेल का तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, या उनका पार्टिसिपेशन तो 21.4% का तो वही है, और बाकी जो पैसा आएगा 5% के लमसम, तो वो पैसा यहाँ पर यूज़ होगा बोरोइंग को चुकाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको कंसिडर करनी होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर भी करती है जो आपको एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर प्रमोटर का जो स्टेक होता है वो यहाँ पे ज़्यादा निकलता है, तो वो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कैटर करती है कि जो ज़्यादा परसेंटेज है वो यहाँ पर प्रमोटर बेच के निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पे यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन पे वो निकलना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी यहाँ पर अल्टीमेटली कमाना है। तो ये बातें हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि कंपनी के कुछ फैक्टर्स पे, इंस्टॉल्ड और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूँ मेट्रिक टन में फाइनेंशियल 18 में, तो मात्र 54% बेंगलोर की कैपेसिटी यूटिलाइज हुई थी, वो बढ़कर अभी हो चुकी 79%। फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो 88% वो यूज़ हुई थी। वहीं बाकी सारी इंडस्ट्री की बात करें तो 95%, मतलब सब एवरी इंडस्ट्रीज मोर देन 90% यूज़ हुई है। वहीं अगर हम इस साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर 20 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव पार्टिसिपेशन रहता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की। बट अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर कम हुआ है, आप इन ओवरऑल टर्म्स भी बात करें। और फाइनेंशियल 18 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी, बट वो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। यहाँ पे 5,000 से 2,80,000 मेट्रिक टन की हो चुकी है, यहाँ 34 लाख से 37 लाख, यहाँ 2,57 से 3,15, 7,55 से 6,15 यहाँ पर जो थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा प्रीतमपुरा की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रो हुई है, 8,54,000 से 9,55,000, 6,69,000 to 759, 62,65, 800 से 71,26। तो आप देखेंगे कैपेसिटी भी बढ़ी है, तो ऐसा नहीं कि कैपेसिटी बढ़ते ही आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इसके कारण यहाँ पे है जो थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर आपको लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा गिरावट है। बट ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर फैसिलिटी आते ही उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, डिमांड बढ़ती है, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होंगी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इतनी फास्ट डिमांड नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से हमने पिछले 3 साल देखे हैं, तो आने वाले समय में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूटिलाइज होती हुई नजर आएगी, और उसके कारण रेवेन्यू पे आपको अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ग्रोइंग रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो फाइनेंशियल 18, 19, 20 और 9 मंथ्स एंडेड हमारे पास है अभी, जिसमें हम बात करेंगे 3 सेगमेंट पावर ट्रेन में, जो कि 870 करोड़ से बढ़कर हम देखें 709 करोड़, और ये 9 मंथ्स एंडेड है। जी हाँ, 9 मंथ्स एंडेड है, तो इसको आपको अगर आपको देखना है 12 मंथ्स, तो एनुअली आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाई 9 इंटू 12 मंथ्स, तब ये सही निकल के आएगा। बाकी आप देखेंगे तो पिछले साल यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी, बट फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 20 यहाँ पर कंपनी के लिए मेरे को लगता है ओवरऑल लेवल पर इतना अच्छा नहीं रहा। हम बात करें अगर हम ग्रोइंग सेगमेंट की, तो ग्रोइंग सेगमेंट में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है, चाहे वो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो। बट एक साल खराब होने से कंपनी खराब नहीं हो जाती है, वही मैं आपको बात बताने वाला हूँ। एक साल खराब होने से कंपनी खराब नहीं हो जाती। स्टोरेज सॉल्यूशन में अच्छी खासी ग्रोथ है, आप 7 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़ तक आ चुके हैं, और इस साल भी 57.4 करोड़ 9 मंथ्स एंडेड हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। वहीं हाई एंड प्रिसीजन में भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती। हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट की, तो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट की बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स में 52% यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा, और वहीं आप देखेंगे ये 50 से 60% के बीच में घूमता रहा। सर्विस की बात करें तो 30% की यहाँ पर जो सर्विस है वो 30% सर्विस से निकल के आता है, तो उसमें 29% मशीनिंग चार्जेस रहता है, और बाकी सर्विस चार्जेस, मतलब 30% के लमसम ही मशीनिंग चार्जेस से निकल के आता है। इसके अलावा जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, जो कि चाहे आप ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, सेल ऑफ स्कार्प हो गया, ईपीसीजी हो गया, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे करीबन 10% का पार्ट कवर करते हैं। तो ये हो गया 20%, अब ये हो गया 30%, ये हो गया 60%। तो ये हो गया जो मेन सेल्स है वो 60% की है, बाकी सर्विस चार्जेस में 30% कंपनी का निकल के आता है। अब आ जाते हैं कंपनी के शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट और इबिडा मार्जिन की। तो इबिडा मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो हम देख लेते हैं कितना कमाती है कंपनी। 100 रुपये लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 रुपये कमाया था, पहले 19 कमाया था, 26, तो ये हमेशा ग्रोइंग है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रो कर रही है, कंपनी की कैपेसिटी भी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो करते हुए नजर आते हैं। नॉन करेंट एसेट बात करें तो वो यहाँ पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी सी कमी आई है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट में अच्छी खासी ग्रोथ है, जो काफ़ी अच्छा साइन है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि निराशाजनक देखने को मिलेगा, कि परसेंटेज आप देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन का 2%, 5%, 2%, 3%, तो वो एक बहुत बड़ा
नेगेटिव साइन है। इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पे काफ़ी कम है, 5%, 7%, 6%, और फाइनेंशियल ईयर 19 की जो बात करें 15% है, बाकी डबल डिजिट भी नहीं है। तो ये जो है काफ़ी नेगेटिव है, और ये मेरे को लगता है एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं इस आईपीओ के लिए ना बोलूँगा। तो एक तो चीज़ हो गई ये हमारा नेगेटिव सेल्स, दूसरी बात हो गई नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव, तीसरी बात जो है, अब आ जाते हैं लिस्टेड पीयर में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन पीई का वैल्यूएशन देखें, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है, और इसके अलावा अगर हम लिस्टेड पीई की बात करें तो लिस्टेड पीई में 46.6 का इनका पीई है, और इनके अलावा जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है वो भी 44.6 पीई, 55 और 75, दो तीन कंपनियां हैं जो इनके हायर पीई पे, बाकी दो तीन कंपनियां इनके सिमिलर पीई पर है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम बनती हुई नजर आती है, तो वो मेरे को थोड़ा कम लगता है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी मात्र 20% का जीएमपी है, 300 रुपये के लमसम का जीएमपी चल रहा है, और मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो ये इसके लिए साफ ना है। उसके जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कि नेगेटिव कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल का, नेट प्रॉफिट का मार्जिन, क्योंकि देखो लॉन्गर टर्म में अगर हम हॉरिजन में बात करें तो यहाँ पे कहीं बनता ही नहीं पोटेंशियल। और इसके अलावा हम बात करें कि ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो स्टोरेज इंडस्ट्री के अलावा आपको क्या लगता है इतनी जल्दी इंडस्ट्री में इतना जल्दी चेंज आने वाला नहीं है, और ये पूरा सब कुछ इनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि इनका जो सेगमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में काम करते हैं, तो नेट प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पे काफ़ी कम है। इसके अलावा कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी काफ़ी कम है, तो उस पर भी कंपनी को फोकस करना होगा। तो मैं इसके बजाय लिस्टेड पीयर को फोकस करूंगा, और उनके भी बजाय मैं इसका लिस्टिंग होने के बाद प्राइस का एक बार अच्छा इसका करेक्शन देखूँ, और उसके बाद मैं घुसने की कोशिश करूंगा। ईवी बिड्डा की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी कमी है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वहाँ पे 3.4 का निकल के आता है, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी 26.1% का है, वो थोड़ा अच्छा है। बाकी अगर ऑल ओवर बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, वो यहाँ पर मेरे को थोड़े से श्रिंक होते हुए नजर आए। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो बिल्कुल ही मेरे को बिल्कुल नहीं जमा, क्योंकि 2 से 3% का या 2-3-4%, 5% में आई डोंट थिंक कि एक कंपनी में इतना पोटेंशियल बन सकता है जो इनका वैल्यूएशन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वैल्यूएशन की जगह छोड़ी नहीं है। एंकर इन्वेस्टर ने यहाँ पे जम के पैसा लगाया है। अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टर की, तो एंकर इन्वेस्टर ने 247 करोड़ के यहाँ पे शेयर्स खरीदे हैं, और 240 शेयर में आते हैं आदित्य बिरला, सन लाइफ म्यूचुअल फंड, नोमुरा ट्रस्ट, बैंकिंग कंपनी, मैक्स लाइफ, इंटीग्रेटेड कोस्ट स्ट्रेटेजी, तो ये सारे लोग आते हैं। तो मेरे को यहाँ पर ओवरऑल आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एक ही लोट का पैसा है, तो मेरे हिसाब से अनुपम रसायन इज़ द बेस्ट फॉर यू। एंड उसके बाद हम नज़ारा टेक्नोलॉजी पे ज़रूर फोकस कर सकते हैं, बट इसके अलावा मेरे हिसाब से इस कंपनीज को अवॉइड करें अभी के लिए, लिस्टिंग होने दें, उसके बाद हम फिर से एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद में हम फिर वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की और अपडेट्स मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको ही लगभग किसी और चैनल पर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक और शेयर करें।